डे तक, फर्स्ट डे से 14वें दिन तक फॉलिकुलर फेज है। उसके बाद ये जो दिन है वो चांसेस रहेंगे कि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद जो है पॉसिबल टू कंसीव हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके और यहाँ पे कंसीव हो सके। कॉन्सेप्टस जो है यानी कि जो भ्रूण है वह डेवलपमेंट के लिए वो मतलब वहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण हो सके यूटेराइन वॉल पे और भ्रूण का डेवलपमेंट के चांसेस हो। फिर ये पूरा जो स्टेज है आफ्टर 14th डे, 14वें दिन के बाद का जो स्टेज है वह लिटियल फेज है और लिटियल फेज में कॉर्पस लुटियम एक्टिव हो जाएगा और 28 डेट के बाद फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सिंपली अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखना चाहें तो इस डायग्राम से भी आप इसको समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं, इसी इसी को जो हमने अभी आपको समझाया वही रिटन फॉर्म में है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल में क्या होगा कि पहला फॉलिकुलर फेज है जो फर्स्ट से 8 डेज तक, 8th डे तक रहेगा। उसके बाद 9 to 14 डे तक फॉलिकुलर फेज 2 रहेगा, फॉलिकुलर अवस्था है एक्चुअली ये। तो फॉलिकुलर अवस्था में क्या होगा कि एफएसएच और एलएच रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, दोनों का सिक्रीशन जो है हाइपोथैलेमस से ज़्यादा है, जो जिसकी वजह से 10 से 20 फॉलिकल एक साथ स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग अगर इसका एक एवरेज निकालें तो 15 फॉलिकल तो एक साथ मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट करती हैं, है ना। उसके बाद फुल मैच्योरेशन ऑफ ए सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल अपीयरिंग इन द मिड। मिड में क्या होगा, इन सब में से जो 15-20 फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट करी हैं इनमें से एक फॉलिकल होगी, जैसे में सेकेंडरी फॉलिकुलर तक तो अवस्था तक ये पहुंचेंगे पर किंतु इनमें एक ऐसी फॉलिकल होगी जो मैच्योरेशन के लिए आगे पहुंचेगी, आगे उसमें चेंजेस आएंगे। फॉलिकुलर फेज जो होगा वो कुछ एट्रेसिया जो है उसके अंडरगोज जाएंगी, यानी कि कुछ जो फॉलिकल्स हैं जो जिनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का या उस तरह से वो जनरेट नहीं हो पाएंगी तो एट्रेसिया हो जाएगा, वो डिजनरेट हो जाएंगी, है ना। और हाई एलएच एट्रेसिया का मतलब डिजनरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल, ओके। हाई एलएच और एफएसएच ट्रिगर्ड बाय ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फ्रॉम द लास्ट साइकिल। अब ये क्यों होते हैं, ये क्यों ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि जो जस्ट खत्म हुआ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, उसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है उससे एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस में, जो हमने अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया कि उस पॉजिटिव फीडबैक क्यों मिलता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आया, जो जस्ट पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ है उससे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना उसके दौरान, उसकी वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से अगेन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, उससे एलएच और एफएसएच का सेक्रेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर महीने कंडक्ट होते हैं। एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट टू राइज एज फॉलिकुलर डेवलपमेंट अकर, और फॉलिकुलर फेज 2 में हमने जैसे अभी देखा कि 9 to 14 डेज के बीच में ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होगा जिसमें कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम होगा और उसके डिफरेंट लेयर्स भी हमने अभी डायग्राम के थ्रू पढ़े। और इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि oocyte ऑक्यूपाइज एक्सेंट्रिक पोजीशन, यदि आपको डायग्राम याद है मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल मिड में, यहाँ पे कहीं बीच में oocyte है, ये oocyte है जो एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर की तरफ जो है वो चिपका हुआ है, एक्सटर्नल साइड के तरफ जो है, ऐसा सेंट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक मतलब किनारे की तरफ है ना, किनारे की तरफ अरेंज होता है ये। अब ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होगा कि जो oocyte है वो उसका ओव्यूलेशन होगा, वो बाहर रिलीज होगा, तो उसके लिए एक फैक्टर है एलएच, है ना। ओव्यूलेशन फॉलोज विद इन 18 आवर ऑफ मिड साइकिल सर्ज ऑफ एलएच, यानी कि हमने देखा कि 14वें दिन जो है एलएच सर्ज काम करेगा। अगर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो देन नो ओव्यूलेशन अकर, एनओव्यूलेटरी, यानी कि ओव्यूलेशन का ना होना, एन ओव्यूलेटरी यानी कि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, रुक जाएगा, मेंसेस भी रुक जाएगा। तो एलएच सर्च को हम क्या बोल रहे हैं कि ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन ल्यूटिनाइजेशन होगा, है ना, रप्चर होगा ग्रेफियन फॉलिकल और उससे
ओवा जो है वो रिलीज होगा, ओव्यूलेशन बोल रहे हैं उस प्रक्रिया को हम। ओवेरियन साइकिल जो है ल्यूटियल फेज उसका 15 to 28 डे होता है, जैसे आपने डायग्राम में देखा ही था कि 15वें दिन से 28वें दिन तक के फेज को हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। उस पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोजेस्ट्रॉन का निर्माण होगा। Remainder of the follicular retain in the ovary penetrated by the capillary and fibroblast from the theca, है ना। तो यहाँ पे जो है थीकल सेल है उससे जो फाइब्रोब्लास्ट है उसमें वो सब यहाँ पे बचे रहेंगे उसके अंदर। ओव्यूलेशन के थ्रू ओवा तो निकल जाएगा, पर वहाँ पे ये सब जो कैपिलरीज हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, थीका है, ये उसी के साथ जुड़े रहेंगे, जो कि किस चीज का निर्माण करेंगे, ग्रेनुलोसा सेल से। अब ल्यूटिनाइजेशन होगा उसका, ग्रेनुलोसा सेल का। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब जो पहले ग्रेफियन फॉलिकल्स थी, जो उसकी ग्रेनुलोसा सेल्स थी, अब वो किसका निर्माण कर रही हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का। तो कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूटिनाइजेशन बोल रहे हैं। ये मेजर सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। तो पहला फेज था आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, फिर ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हुआ जिसमें, और तीसरा आपका आया पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि जब ओवा निकल गया और ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम का निर्माण हो रहा है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, है ना। दिस लीड टू मार्क इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ओवेरियन साइकिल में ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ कंसेप्शन एंड इम्प्लांटेशन अकर। कंसेप्शन या इम्प्लांटेशन का अर्थ है कि जो अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर दे ओवा को, है ना, तो उस वो क्या कहलाएगा, जाइगोट। जाइगोट जो है ह्यूमंस में हम उसको बोल रहे हैं कंसेप्शन, है ना, कि वो आगे चलकर फीटस बनेगा, भ्रूण बनेगा। और इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया जैसे आप जानते होंगे कि यूटेरस में उस जाइगोट का जाके जुड़ जाना और प्लेसेंटा का निर्माण होना, है ना, एक कनेक्शन स्थापित करता है जो फीटस माँ के साथ, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जो किसके द्वारा करता है, प्लेसेंटा निर्माण द्वारा। तो अगर ये होता है कि वो ओवा जो है ओव्यूलेशन के द्वारा जो ओवा हमें मिला है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो कॉर्पस लुटियम डज नॉट रिग्रेस। कॉर्पस लुटियम उस समय रिग्रेस नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। वो गोनेडोट्रोपिन, जो ट्रोफोब्लास्ट से गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या नाम है उसका, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है, उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। अगर इफ कंसेप्शन डजंट, अगर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा और मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ड्रॉप इन स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन लीड टू ए राइज इन गोनाडोट्रोपिन लेवल। और जैसे ही स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन जो है वो ड्रॉप इन होते हैं, तो उसकी वजह से अगेन एफएसएच और एलएच जो है वो दूसरे साइकिल को इनिशिएट कर देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, जैसा कि हमने आपको लेक्चर में पहले ही बताया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ओवेराइन और यूटेराइन साइकिल में क्या इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, किससे प्रभावित हो रहे हैं, स्टीरॉयड हार्मोन से, ठीक है। कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कॉज चेंजेस टू द यूट्रस, ये जो यूट्राइन साइकिल में यूट्रस की लेयर्स में चेंज आएगा, इन्वॉल्विंग द एंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल म्यूकस। ये एक तरफ एंडोमेट्रियम लेयर्स को भी इफेक्ट करेगा और सर्वाइकल म्यूकस भी इनसे सेक्रेट होगा। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट होता है, जो जिसका टेस्ट जो है वो वेजाइना के थ्रू डॉक्टर करते हैं कि अगर वेजाइना में बहुत ज़्यादा म्यूकस है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसका यूट्राइन साइकिल कंडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम ओवरव्यू अगर हम देखें तो 2 लेयर्ड है, स्पेसिफिकली तो 3 लेयर है, पर यहाँ पे हम 2 लेयर्स के बारे में, सुपरफिशियल लेयर दैट शेड्स, तो सुपरफिशियल लेयर में 2 लेयर होती हैं, है ना, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। तो ये दोनों लेयर को एक नाम दिया गया है, सुपरफिशियल लेयर या एक्टिव लेयर, है ना। और नेक्स्ट जो अंदर की तरफ लेयर है उसे बेसल लेयर कहा गया है, ठीक है। पर ये बेसल लेयर जो है ये रिग्रेस नहीं होगी, ये झड़ेगी नहीं, पर जो सुपरफिशियल लेयर है जिसमें स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, वह दोनों झड़ जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा। यूटेराइन साइकिल की जो प्रोलिफेरेटिव स्टेज है ना, उसमें क्या हो रहा है अगर हम देखें
तो ये फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल है, प्रोलिफरेट हो जाएगा इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके नाम पर्टिकुलर ओवरी में क्या काम हो रहा है, क्या प्रक्रियाएं हो रही है, उसके आधार पे है, और उसके इफेक्ट से यूटेराइन में यूटेराइन वॉल में क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके आधार पर इनके अलग अलग नाम। क्विक रिवीजन करते हैं टॉपिक का। तो हमने देखा कि किस तरह से हाइपोथैलेमस के आर्क्वेट न्यूक्लियस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में हम देखेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो पहला फेज है जो पहले दिन से 5वें दिन तक होता है, जिसमें मेंसेस होगा, ब्लड शेड होगा, ब्लड रिलीज होगा थ्रू द वेजाइना। तो यूट्रस में क्या चेंज आएगा कि वहाँ पे मेंसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस या सुपरफिशियल लेयर है, तो वो झड़ जा रही हैं, नेक्रोसिस हो जा रहा है उनमें। और ओवरी में क्या चेंज आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन हो रहा है ना। ओवरी जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी में प्रेजेंट था वो रिग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो रहा है। प्री ओव्यूलेटरी फेज आएगा इसके बाद। तो 5th डे यहाँ तक हो गया था, तो 6th डे से 13th डे तक, यानी कि छठे से 13वें दिन तक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यूट्रस में फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लेयर झड़ी है उसका बनना दोबारा शुरू हो जाएगा, और ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म होगा फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकुलर सेल, है ना। उसके बाद 14वें दिन, नॉर्मली 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन में ओवा रिलीज कर दिया जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल से। और अब 4th स्टेज जो है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमने बताई थी कि कंडीशन 1 कि इफ फर्टिलाइजेशन, अगर जो ओवा रिलीज हुआ है वो स्पर्म से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो क्या होगा? कॉन्सेप्टस बनेगा, यानी कि फीटस जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मदर के यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाएगा, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाएगा। और प्रेगनेंसी होने की अवस्था में क्या होगा कि उसके जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होने लगेगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन वो रोक देगा, और अब कंटिन्यू कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करता रहेगा, जिससे कि प्रेगनेंसी बनी रहे। दूसरी तरफ यूट्रस में क्या चेंज होगा कि नो रिग्रेशन, नो नेक्रोसिस, नो मेंसेस। तो यूट्रस की जो लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, उसमें रिग्रेशन नहीं होगा, वह नहीं झड़ेगी, और इस तरह से मेंसेस नहीं होता है जब प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है। पर कंडीशन 2 है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो, है ना, तो उस समय क्या होगा कि यूट्रस में नेक्रोसिस होगा, और एंडोमेट्रियल लेयर जो है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वो झड़ जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेंसेस। अगेन ये कौन से डेट पर पहुंच जाएगा? फर्स्ट डे। ये कितने दिन में हो रहा है? 15वें से 28वें दिन। जैसे ये 14वां दिन है, ये 6 से 13 है, ये 15वें से 28 दिन के बीच की अवस्था है कि जब कंडीशन 2 अप्लाई होती है। तो 15वें से 14वें दिन में क्या होगा कि यूट्रस में नेक्रोसिस होगा, जबकि ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिगेंस का निर्माण होगा। तो अगेन जैसे ही मेंसेस होगा तो दूसरा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जब ओव्यूलेशन हो रहा था या प्री ओव्यूलेटरी फेज में एक लेयर बन रही थी, ज़ोना पेल्यूसिटा। तो ज़ोना पेल्यूसिटा का मुख्य काम क्या था कि स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म को ही वह एंटर करने देती है। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर ये इंश्योर हो करेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर की जो स्पीसीज स्पेसिफिक है उसी का स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हो सके, तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो दिस इज द कंडीशन 1। एंड कंडीशन 2 द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंसेस होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। रेफरेंस के लिए मैंने कुछ बुक्स इसमें डाली हैं। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाय इंद्रवीर सिंह, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय रॉस एंड विल्सन, एंडोक्राइनोलॉजी बाय मैकी हेडले, और पिक्चर्स जो हैं वो google.com से लिए गए हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। तो आप इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं इन बुक्स से। थैंक यू।